आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है सेक्शन 11 और 12 वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस में सेक्शन 5 है, उसका क्लॉज आता है 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। तो क्लॉज 1 में क्या बात कर रहे थे? मोनोगेमी की। मोनोगेमी यानी कि एक शादी, एक टाइम पे एक शादी, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरी शादी करता है तो वो बाइगेमी हो जाती है, और ऐसी बाइगेमिस मैरिज को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड मैरिज बताया गया। और इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था, जो सेकंड वाइफ होती है वो आपका कोर्ट में जाके जो है अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। फर्स्ट मैरिज यानी कि फर्स्ट वाइफ जो है उसके पास भी एक रिलीफ यहाँ पर होता है कि एक एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो उसके अंदर जाके डिक्लेरेटरी डिक्री ले सकती है उनकी मैरिज को वॉइड करने के लिए, जो उसने जिसके हस्बैंड ने दूसरी मैरिज की है उसको वॉइड करने के लिए। इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन भी वो ले सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती थी वो है हमारे सेक्शन 5 क्लॉज 4 की, जो कि कहते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगर दो लोग प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में फॉल होते हैं तो फिर उस केस में भी उनकी जो शादी है, उनका जो विवाह है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो सेक्शन 5 क्लॉज 5 कहता है सपिंडर रिलेशनशिप, उनमें भी अगर कोई रिलेशनशिप फॉल होते हैं, लड़का लड़की अगर उनमें भी फॉल होते हैं, सपिंडा में आते हैं, तो उनके बीच में हुई शादी भी वॉइड हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि वॉइड का मतलब कि शून्य है, तो अगर ऐसी शादियों के लिए आप कोर्ट ना भी जाएं तो भी ये शून्य ही मानी जाएगी। बस हाँ, कोर्ट का सहारा इसलिए लिया जाता है कि समाज में थोड़ा सा एक कोर्ट के प्रति जो है विश्वास है, और वहाँ से एक डिक्लेरेटरी डिग्री हमें मिल जाती है। इसीलिए जो है लोग कोर्ट में अक्सर जाते हैं वॉइड मैरिजेस के केस में भी। लेकिन अगर कोर्ट में ना भी जाएं तो भी ऐसी शादी मान्य नहीं है, ये शून्य शादियां हैं। एज वाले केस में मैंने बताया था वो शादी वैलिड होती है ना। और अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज की। वॉइडेबल का मतलब होता है जिसको शून्य किया जा सकता है। वॉइड मतलब तो शून्य ही है, शुरू से ही शून्य है। पर सबसे पहली चीज जो आपको सेक्शन 12 में आप देखना है वो है क्लॉज 1। Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds। तो कोई भी जो शादी हुई है, चाहे वो इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद हुई हो, ठीक है, तो उसको वॉइडेबल कर दिया जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट के थ्रू एक डिक्री ऑफ नलिटी पास करके। और कौन कौन से वो ग्राउंड्स होंगे वो हम आप देख लेते हैं। दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंसुमेटेड ओविंग टू द, ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। अब देखिए, कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से अगर कोई भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का क्या मीनिंग है? इम्पोर्टेंट मतलब इनेबिलिटी टू कोहैबिट, इनेबिलिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर दोनों में से कोई एक भी स्पाउस जो है इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में एग्रीव्ड स्पाउस है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, कोर्ट से कह सकता है कि मुझे इस शादी को वॉइडेबल कराना है, और कोर्ट अकॉर्डिंगली जांच पड़ताल करने के बाद डिक्री ऑफ नलिटी इसमें पास की जाती है। मतलब नलिटी मतलब खारिज कर दिया जाता है शादी की, शादी ऐसे मान लिया जाएगा कि ये शादी कभी हुई ही नहीं। देखिए, वॉइड मैरिजेस के केस में तो आप कोर्ट में जाए ना जाए, ये शादियां वॉइड ही रहेंगी। लेकिन वॉइडेबल में जो है कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से आपको अर्जी देनी पड़ेगी, कोर्ट से आपको मांगना पड़ेगा, इसलिए कोर्ट आपकी जो डिक्री है वो पास तभी करेगी। तो पहला ग्राउंड इसमें बताया कि इम्पोर्टेंस अगर कोई है, दोनों में से कोई एक, या तो हस्बैंड इम्पोर्टेंस है या तो वाइफ इम्पोर्टेंस है, दोनों में से अगर कोई एक इम्पोर्टेंस है और इसके कारण जो है वो अपनी वैवाहिक जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, दाम्पत्य जो भी ऑब्लिगेशंस है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो एग्रीव्ड स्पाउस है वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इम्पोर्टेंस ऐसी होनी चाहिए जो परमानेंट है और इनक्योरेबल है। मतलब अगर उसका इलाज हो सकता है तो तब यहाँ पर नलिटी की डिग्री नहीं दी जाएगी, तब वो शादी वैलिड ही मानी जाएगी। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस ऐसी है जिसका कि कभी इलाज नहीं हो सकता, और जिसका इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, परमानेंट नेचर का हो चुका है, तो उस केस में फिर डिक्री ऑफ नलिटी पास कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा।
वुमेन अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं मानेंगे, ये इम्पोर्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस का मतलब यहाँ पर ये है केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इफ अ वुमन इज नॉट एबल टू कंसीव और she is not able to conceive a child, then it is not a ground for nullity of marriage. अगर किसी ने थर्ड जेंडर के साथ शादी कर ली है तो उसको यहाँ पर वॉइडेबल शादी माना जाएगा, दैट इज नॉट अ वैलिड मैरिज। क्लॉज बी कह रहा है द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज सेकेंड ऑफ सेक्शन 5। तो ये मैंने आपको देखो डिटेल में समझाया। सेक्शन 5 का क्लॉज सेकेंड कह रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि अगर मेंटल डिसऑर्डर है या रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी हैं तो उस ग्राउंड पे भी जो है नलिटी की डिग्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है, मैरिज को वॉइडेबल किया जा सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है अलका शर्मा वर्सेस अभिनेश चंद्रा। तो इसमें जो वाइफ थी वो बेसिकली सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी। वो हर समय जो है जो घर की चीज़ें थी घर का काम नहीं कर पाती थी, कुड नॉट हैंडल द डोमेस्टिक थिंग्स, और उसके बाद कोल्ड रहती थी, फ्रिजिड रहती थी, और मेहमानों के बीच में कुछ ऐसी हरकतें कर देती थी कि जिससे कि पति को शर्मिंदा होना पड़ता था। तो ये कोर्ट के द्वारा एक मेंटल डिसऑर्डर माना गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मानी गई, और इस ग्राउंड के बेसिस पे हस्बैंड को जो है इस शादी को वॉइडेबल कराने की डिग्री पास कर दी गई। और इसमें आपको एक चीज़ फिर से ध्यान रखनी है कि जो अनसाउंडनेस होनी चाहिए वो इनक्योरेबल होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। ये आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस शांति 2001 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि मेंटल डिसऑर्डर इस नेचर के होना चाहिए कि दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहे, नॉर्मली नहीं रह पा रहे, कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाए तो फिर इसको एक रीजनेबल ग्राउंड माना जाता है। इसके बाद हम क्लॉज सी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंसेंट, कंसेंट की बात कर रहे हैं। तो कंसेंट अगर फोर्स या फ्रॉड से लिया गया है शादी के टाइम पे, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नलिटी की डिग्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वॉइडेबल उस शादी को करवाया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है अक्सर कई सीरियल्स में या मूवीज में कि बंदूक की नोक पे जो है दूल्हे को बिठाया होता है और वो जो 7 फेरे ले रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन आपस में, है ना। तो वो क्या है, एक फोर्स से की गई शादी है। या अगर कंसेंट फ्रॉड से ली गई है कि मतलब कुछ ऐसी चीजें छुपाई, तथ्य छुपाए गए हैं और तथ्य छुपा के फिर शादी की गई है, तो बाद में जब वो कंसेंट और फ्रॉड डिस्कवर हो जाता है तो फिर वॉइडेबल मैरिज के लिए जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज डी की, जो कि बात करता है द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। देखिए इसमें जो स्पेसिफिकली लेडीज है ना उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली जो लड़की होती है अगर वो मैरिज के टाइम पे, मतलब मैरिज से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी लेकिन किसी और व्यक्ति से, जिससे उसकी शादी होने वाली है उससे नहीं, किसी और व्यक्ति से, तो उस केस में इसको जो है एक रीजनेबल ग्राउंड माना गया। और अगर ऐसी शादी होती है, ऐसी लेडी से शादी होती है, तो हस्बैंड जो है फिर अप्रोच कर सकता है कोर्ट में अपनी मैरिज को वॉइडेबल कराने के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जिसको कि हस्बैंड को पूरा करना ज़रूरी है। जैसे कि जब भी शादी हुई 1 साल के अंदर अंदर हस्बैंड के द्वारा पिटीशन फाइल कर देनी होती है कोर्ट में, तभी जो है उसको वॉइडेबल मैरिज करार दे दिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हस्बैंड को जैसे ही पता चलता है कि ये पहले से प्रेग्नेंट थी किसी और के द्वारा, तो उसके बाद से उसका अपनी वाइफ के साथ कोई भी कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसको पता है कि ये प्रेग्नेंट है उसके बाद भी वो अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसको कोई डिग्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एक इसमें केस है महेंद्र वर्सेस सुशीला। इसमें ये हुआ था कि एक बच्चा जो है वाइफ को हो गया था विद इन 171 डेज ऑफ मैरिज। तो मैरिज के 171 दिन के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया था। और बाद में ये भी पता चला कि वो हस्बैंड का बच्चा नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर हस्बैंड जो है तुरंत फिर कोर्ट गया, कोर्ट अप्रोच किया और उसको जो है डिक्री ऑफ नलिटी यहाँ पर मिल गई थी कोर्ट के द्वारा।
अब इसमें जो सब सेक्शन 2 है वो यही बता रहा है कि कब जो है पिटिशन आप फाइल करेंगे अपनी मैरिज को खारिज करने के लिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे अगर कंसेंट फोर्स और फ्रॉड से ली गई है और जैसे ही फोर्स और फ्रॉड डिस्कवर होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उसके विद इन 1 ईयर जो है पिटिशन फाइल हो जानी चाहिए। अगेन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो फोर्स फ्रॉड होने के बाद भी उसने वाइफ के साथ कोहैबिट किया है या वाइफ ने हस्बैंड के साथ कोहैबिट किया है, तो फिर उसको एक ग्राउंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बस यहाँ पर ये इतना ही है।